हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दिए थे, अर्थात नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। तो देखते हैं बच्चों, युग्मक जनन। गैमीटोजेनेसिस को युग्मक जनन भी कहा जाता है। और ये गैमीटोजेनेसिस क्या है? सामान्य भाषा में, सामान्य वे पे आप कह सकते हैं कि युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, या गैमीट निर्माण की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। स्टूडेंट, प्राथमिक लैंगिक अंग जैसे पुरुषों में वृषण तथा मादाओं में अंडाशय के द्वारा क्रमशः शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इस युग्मक जनन को 2 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर ए, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत स्पर्म का या शुक्राणु का निर्माण होता है। और नंबर बी, oogenesis, जिसके अंतर्गत ओवम का या अंडे का विकास होता है। स्टूडेंट, ये भी कहा जा सकता है कि मेल गैमीट निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस तथा फीमेल गैमीट निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। यह स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस के अंदर पूरी होती है। टेस्टिस के अंदर पूरी होती है यानी कि टेस्टिस की सारी संरचना आपके दिमाग में होनी चाहिए। याद करें, पीछे चलें तो हम लोग टेस्टिस का एलएस काट के लंब काट की संरचना पढ़े थे, जिसमें बाहर की ओर 3 लेयर, फिर उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए गए थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 200 से 400 प्रत्येक टेस्टिस के अंदर थी और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई गई थी। उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पूरी होती है। तो डायग्राम के द्वारा इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अति सूक्ष्म संरचना ली गई है। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस काट कर देखा जाए तो यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारी जर्मिनल इपिथेलियल कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है और जर्मिनल इपिथेलियल कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ सेल पाई जाती हैं जिन्हें सार्टोली सेल कहते हैं। ये सार्टोली सेल स्पर्म का, शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं, हेप्टिन नामक, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को तीव्र करती हैं या उद्दीपित करती हैं। तो बच्चों,
जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात जब शिशु अवस्था पूरी होती है, एडल्ट स्टेज में प्रवेश करते हैं, तो 13-14 वर्ष की उम्र में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस के अंदर प्रारंभ हो जाती है, जो 4 अवस्थाओं में पूरी होती है। नंबर ए, मल्टीप्लिकेशन स्टेज या फेज। नंबर बी, ग्रोथ फेज। नंबर सी, मैचुरेशन फेज। और नंबर डी, स्पर्मियोजेनेसिस। इन 4 अवस्थाओं में या 4 स्टेजेज में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पूरी होती है। तो हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम सेल आकार में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है और समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, जिस कोशिका को प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। इस प्रिमोर्डियल जर्म सेल में कई बार माइटोटिक सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कई स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। इन्हें स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य के केस में 46 होती है, यानी कंप्लीट होती है, अर्थात ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती हैं, जिन्हें हम 2n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद और यहीं पे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण जैसे हो जाता है, तो ये हमारी प्रथम अवस्था मल्टीप्लिकेशन स्टेज की अवस्था पूरी हो जाती है। इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया अगले स्टेज में प्रवेश करती है, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज के अंतर्गत स्पर्मेटोगोनिया में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ी हो जाती हैं, इनके केंद्रक क्लियर हो जाता है, साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है और ये स्पर्मेटोगोनिया जब आकार में बड़ी हो जाती हैं, अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, तो इन्हें ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात ये भी डिप्लॉयड होती है। इसके बाद ग्रोथ अवस्था पूरी हो जाती है। यहीं पे तीसरे स्टेज में हम चलते हैं, मैचुरेशन स्टेज या मैचुरेशन फेज। इस अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या रिडक्शन कोशिका विभाजन, रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है, विभाजित होती है, जो हेट्रोटाइप होती है, अर्थात विषम टाइप का विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप 2 सेल का निर्माण होता है, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल में गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है, यानी हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें TN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल में पुनः दोबारा अर्धसूत्री या रिडक्शन सेल डिवीजन होता है, जो होमोटाइप का होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो
प्राइमरी स्पर्मेटो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वही गुणसूत्रों की संख्या अगले स्टेज में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए इसे होमोटाइप का अर्धसूत्री विभाजन या माइटोटिक सेल डिवीजन होमोटाइप का कहते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो सेल बनती हैं उन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ यानी हैप्लॉइड यानी 23 होती है। तो इस प्रकार से ये तीसरा सी स्टेज मैच्योरेशन स्टेज भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला स्टेज इस स्पर्मेटिड सेल में इस स्पर्मेटिड सेल का आकार परिवर्तित होता है, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को डी फेज पे चौथे फेज पे दिखाया गया है कि ये स्पर्मेटिड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं और स्पर्म का रूप ले लेते हैं, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे कई सवाल पूछे जाते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने स्पर्म बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कुल 4 स्पर्म का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कई सवाल बनते हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संक्षिप्त में एक बार और हम आपको बता देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 4 स्टेप पे पूरी होती है। मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरेशन स्टेज और स्पर्मियोजेनेसिस। स्टेज के स्थान पे फेज या स्टेज बात वही है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जर्मिनल सेल, साइटोलिस सेल और प्रिमोर्डियल जंप सेल। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होनी होती है तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाने वाली ये जर्मिनल सेल आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें प्रिमोर्डियल सेल कहते हैं। प्रिमोर्डियल सेल में कई बार समसूत्री कोश का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी डिप्लॉइड होती है। इसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ी हो जाती हैं, न्यूक्लियस क्लियर हो जाता है, साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड होती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री कोश का विभाजन हेटेरोटाइप का होता है, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनती हैं और ये पुनः एक बार अर्धसूत्री कोश का विभाजन होमोटाइप का करती हैं, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्मेटिड परिवर्तित होकर संरचना में परिवर्तित होकर के मेल गैमीट यानी कि स्पर्म का निर्माण करते हैं। बच्चों, अब हम लोग स्पर्म का संरचना पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट। अगर स्पर्म का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्पर्म में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की ओर हेड, इसके बाद बहुत छोटा सा नेक, मिडिल पीस और चौथा भाग टेल होता है।
हेड भाग की संरचना देखने पर यह पता चलता है कि हेड भाग के ऊपर की ओर एक कैप नुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम गाल्जी बॉडी के द्वारा बनता है। गाल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है और एक्रोसोम के द्वारा फर्टिलाइजेशन के समय एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जो स्पर्म को ओवा की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है और एक्रोसोम के द्वारा एक एंजाइम सिक्रीट किया जाता है जिसे हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कहते हैं, जो ओवा के मेम्ब्रेन को फाड़ने का काम करता है या ओवा के मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिससे स्पर्म ओवा के अंदर प्रवेश कर सके। और हेड भाग में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ क्रोमैटिन फाइबर के रूप में दिखाया गया है और साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। सेकंड, नेक पीस। नेक पीस में नेक भाग में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ऊपर वाले को प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और नीचे वाले को डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं और ये आपस में स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद मिडिल पीस में देखें तो डिस्टल सेंट्रियोल से कुछ फिलामेंट निकलते हैं जिन्हें एक्सियल फिलामेंट कहते हैं और ये एक्सियल फिलामेंट पूरे टेल भाग तक फैले होते हैं। स्पर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो स्पाइरल क्रम में नेक भाग में उपस्थित होते हैं, जो स्पर्म को गति करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो ये मिडिल पीस में पाए जाते हैं। फिर टेल रीजन में एक्सियल फिलामेंट पूरे टेल भाग में फैला होता है और एक्सियल फिलामेंट के मूवमेंट के कारण ही स्पर्म मोटाइल होता है, गतिशील होता है, जो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए कुछ विभिन्न विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं, हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा बता दूं तो जैसा कि आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथ पाई जाती है। इस हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलकर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को उत्तेजित करता है, जिसके द्वारा LH और FSH हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली लीडिंग सेल्स को या
इंटरस्टिशियल सेल को उत्प्रेरित करती हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, जो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को चलाता है या स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को कंट्रोल करता है। और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन टेस्टिस के अंदर सार्टोली सेल को उत्तेजित करता है, विशेष प्रकार के सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए, जो स्पर्म का पोषक पदार्थ होता है। और इनहिबिट हार्मोन इसी से सिक्रीट होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।